हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस पांडे एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ और गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अपने लास्ट लेक्चर में अपने जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। उसमें हम लोग ने कुछ लॉ सीखे थे और कुछ हमारा बच गया था, ठीक है। तो वही जो बचा हुआ है आज हम उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। और इसको पूरा करने के बाद इसके आगे के टॉपिक्स को जो है स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका अब इंतज़ार जो है ख़त्म हो रहा होगा, बस कुछ दिन की बात है। ऑनलाइन क्लासेस अब कुछ दिन के लिए ही आपको और देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि जो है आपको क्लासेस में जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए। आपको बुला करके आप हमसे लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस कुछ ही दिनों की और बात है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 दिन और आप वेट करिए और 5 से 6 दिन और ऑनलाइन का मज़ा लीजिए। उसके बाद जो है हम जल्द ही फेस टू फेस मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हमारा चैनल आपका चैनल, ठीक है। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो फिर हम भी आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हाँ, मानते थोड़ा सा वीडियोस आने में लेट हो गई इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम्स थी उसके बाद, लेकिन अब बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि अब जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए मैं अपने जो है टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज हमारा फोर्थ लॉ क्या है? फोर्थ लॉ हमारा कहता क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो फोर्थ लॉ है वो कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा की बात हो गई, ठीक है। देखते हैं क्या हो गया इसमें उल्टा, ठीक है। बोल क्या रहा है कि इट स्टेट्स दैट इफ थ्री एलिमेंट से, इफ स्टेट्स दैट, ये क्या बताता है कि 3 एलिमेंट, उनको कौन कौन से एलिमेंट है? ए, बी एंड सी। मान लो मैं कोई 3 एलिमेंट ले लूं, कंबाइन टू फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड्स ए बी, बी सी एंड ए सी। ये लॉ बताता क्या है कि 3 एलिमेंट आप कोई भी ले लो, ए बी एंड सी, वो कंबाइन होकर के 3 डिफरेंट कंपाउंड्स को है बनाता है। क्या बनाया? ए बी बनाया, बी सी बनाया एंड ए सी बनाया। अब इसके आगे समझने की कोशिश करिए कि देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ए एंड बी, मतलब कि रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ए एंड बी कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ सी। बोल रहा है कि जो ए और बी के मासेस का जो रेशियो होगा वो सी के फिक्स्ड मास, तीसरा एलिमेंट कोई होगा उसका फिक्स्ड मास होगा, उससे क्या करेगा? कंबाइन होगा। उससे क्या करेगा? कंबाइन होगा। इज आइदर सेम और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच मास ऑफ ए एंड बी कंबाइन विथ ईच अदर। मतलब कि 2 कंपाउंड ए और बी आपके तीसरे कंपाउंड के फिक्स्ड मास से कंबाइन होगा और एक सिंपल रेशियो प्रोवाइड करेगा। ए एंड बी का जो है एक सिंपल रेशियो प्रोवाइड करेगा। सिंपल रेशियो का मतलब 1:2, 2:1, सिंपल रेशियो ये हो गया जनरल, ठीक है। कम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे 3 कंपाउंड मैंने ले लिया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी होगा और ये आपका सी हो गया। समझ में आया? अब देखो का डेफिनेशन को देखते हुए तब समझेंगे, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इफ 3 एलिमेंट से ए, बी एंड सी कंबाइन टू फॉर्म 3 डिफरेंट कंपाउंड्स ए बी, बी सी एंड ए सी। क्या बोल रहा है कि 3 एलिमेंट 1 2 3, 3 एलिमेंट लिए और तीनों कंबाइन होकर के 3 डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों कंबाइंड होकर के 3 डिफरेंट कंपाउंड बनाए। कौन कौन से? H और S, हाइड्रोजन और सल्फर मिलकर के हाइड्रोजन सल्फाइड बनाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाए। 2 कंपाउंड हो गए। और तीसरा सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यहां से आप समझिए, ठीक। यानी कि 3 डिफरेंट एलिमेंट मिल करके 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बना लिए, ठीक। अब बोल क्या रहा है कि देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ए एंड बी कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ सी इज आइदर सेम और अ सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच मास ऑफ ए एंड बी कंबाइन विद ईच अदर। तो देखो, हाइड्रोजन H2O ये वाला कंपाउंड मैंने ले लिया। अब बताओ, H2O एक हाइड्रोजन का
एटॉमिक मास 1 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का एक ही है यानी 16, यानी 2:16। इसको डिवाइड करेंगे तो 1:2 नहीं 1:8, 1:8 इसका रेशियो आ गया। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, और सल्फर का कितना होता है 32, तो क्या हुआ 1:16। देखते जाओ। और SO2 का क्या, एक सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसका कितना रेशियो हो जाएगा 1:1। यानी आप देख रहे होंगे कि अगर मैं मान लो A और ये B है, बोल भी रहा है देखिए कि A एंड B का मास क्या मिलेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। तो जब आप A और B को डिवाइड जब करेंगे, A और B को जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1/8/1/16 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये 16 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या आएगा, 16/8 मीन्स 2:1। आपको क्या मिल रहा है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रहा है, जो कि ऐसा आपके डेफिनेशन में बोल रहा था। तो इसका रेशियो कितना जाएगा 2:1। ठीक, कंप्लीट, समझ में आया। अब देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा, और मैं इसको जो है आपका क्वेश्चंस को लेकर के इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको लग रही हो तो। ठीक, फिफ्थ लॉ क्या कहता है, फिफ्थ लॉ होता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, जिसको मैंने कहा था कि गे-लुसिक लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखो ये लॉ क्या कहता है। देखो स्टूडेंट्स, लॉ को बहुत ध्यान समझते जाइए, और उसकी डेफिनेशन क्या थी और उसका काम क्या था बस समझते जाइए। अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट्स में जो है पूछिएगा, सर ये क्लियर नहीं हुआ, इसके बेस्ड क्वेश्चंस आप मुझे बताइए। ठीक है, तो इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, और उस क्वेश्चंस को लेकर के आपको इसको और भी क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक, तो समझते जाओ। अभी क्या कहता है कि इन गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। क्या बोल रहा है, ये लॉ क्या होता है, गैसियस रिएक्शंस के लिए होती हैं, सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन ले लिए, द रिएक्टेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो। रिएक्टेंट जो है हमेशा कंबाइन होगा एक सिंपल स्मॉलेस्ट रेशियो में, सिंपल स्मॉलेस्ट रेशियो में, एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, और फिर वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट कैसा बनाएगा भाई, विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जो गैसियस रिएक्शंस में जो आपके रिएक्टेंट के जो होंगे क्या होंगे, इन ऑलवेज कंबाइंड विथ रेशियो बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होंगे रिएक्टेंट के वॉल्यूम्स वो हमेशा क्या होंगे, सिंपल रेशियो होंगे। सिंपल रेशियो वॉल्यूम ले करके हम जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक सिंपल रेशियो ही बनेगा। यही ये लॉ क्या करता है, बताता है। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 आपका बना क्या 2HCl, यानी 1 वॉल्यूम आप लिए थे किसका, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिए थे, 1 वॉल्यूम क्लोरीन का लिए थे, और बना कितना आपका 2 वॉल्यूम HCl बना, और ये भी क्या है, सिंपल रेशियो ही है। आप इसका भी क्या लिए थे 1:1 लिए थे, और बना क्या सिंपल रेशियो 2। ठीक, अब चाहे आप इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, दोनों का बीच के जो सिंपल रेशियो ही आपको मिलेगा। यही कहता है गे-लुसिक लॉ। एक और एग्जांपल देख लो, N2 प्लस 3H2 आपका दिया क्या 2NH3, यानी एक वॉल्यूम 2 NH3 बनाने के लिए आपको एक वॉल्यूम और 3 वॉल्यूम, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का आपको चाहिए। एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का आपको चाहिए, तब जा करके वो 2 वॉल्यूम NH3 प्रोवाइड करेगा। ठीक, ये हो गया क्या। और देखिए आप सब का सब आपको एक सिंपल रेशियो में दिखेगा। सिंपल रेशियो मतलब कि स्मॉलेस्ट रेशियो की बात करता है, बहुत छोटे छोटे रेशियो में। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, बहुत छोटा छोटा। ठीक, तब जाके ये सब लॉस जो है फॉलो होते हैं। ठीक, और अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये लॉ जो होता है हमेशा हमेशा ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए वैलिड है, अदरवाइज और कोई भी रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है।
ठीक, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए गे-लुसेक लॉ आपका जो है वैलिड है। ठीक, इट रिलेट्स वॉल्यूम टू मोल और मॉलिक्यूल्स बट नॉट टू मास। ये क्या करता है लॉ? ये सिर्फ और सिर्फ मोल से और मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ रिलेट करता है, आपके मास से रिलेट वो नहीं करेगा। यानी कि वो वेट से कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ मोल से और मॉलिक्यूल से मतलब रखता है। कौन? गे-लुसेक लॉ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट नोट है, एग्जाम में आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं सिक्स्थ लॉ, और आपका ये लास्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये आपका सिक्स्थ लॉ और ये आपका लास्ट लॉ भी है। देखो सिक्स्थ लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, ठीक, एवोगैड्रो लॉ कहता क्या है? देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, अगर मान लो मैंने इक्वल वॉल्यूम, मान लो कुछ दो कंपाउंड्स के इक्वल वॉल्यूम क्या ले लिया, दो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लिया, तो इक्वल वॉल्यूम जो है वो क्या है, क्या बोल रहा है? देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कितने भी आप गैसेस लो, इक्वल वॉल्यूम जो उसका लिए थे आप, ठीक, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो आप लिए थे, लेकिन इक्वल, मान लो कि 2 वॉल्यूम इसका ले लिया, 1 वॉल्यूम इसका ले लिया, 1 वॉल्यूम इसका ले लिया, तो ये तब तक कांस्टेंट बना रहेगा जब तक उसका सेम टेम्परेचर और प्रेशर होगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे नहीं, तो जितने आप वॉल्यूम लिए थे उतने उसी के बराबर क्या होगा, इस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उस वॉल्यूम में क्या होगा, जितने वॉल्यूम आप लोगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको मिलेंगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो, ना उसको आप बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो तो। और ये ऐसे गैसेस को क्या हम कहते हैं? आइडल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडल गैस। और ये गैस जो है ये लॉ को फॉलो करती है, और ये लॉ को क्या कहते हैं हम? आइडल गैस इक्वेशन कहते हैं। इसमें प्रेशर भी आपका कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम भी, और नंबर ऑफ मोल्स तभी आपको, और आर कांस्टेंट होता ही है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट मैं बोल ही रहा हूँ। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स जो होगा क्या आएगा, उन सब के बराबर आएगा। जैसे एक वॉल्यूम इसका लिया, एक वॉल्यूम इसका लिया, और कितना मिला? 2 वॉल्यूम मिला। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पे आपके लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, और प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट आप लोगे ही, वॉल्यूम तो आप कांस्टेंट लोगे ही। ठीक, तो यानी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और ये आपका आर जो है वो आर डिनोट करता है गैस कांस्टेंट। ये आप अच्छे से पढ़ोगे, आपके आगे वाले चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आप घबराइए ना, बस इतना जो है आर को याद रखिए कि गैस कांस्टेंट हम कहते हैं। तो जब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स भी आपका क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर वॉल्यूम सबका इक्वल लिया जाए तो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें आपको इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा। कब? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक, कब? सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक, ये हो गया आपका एवोगैड्रो लॉ, और ये हो गया आपका लास्ट लॉ फिनिश। अगर आप कहिए तो मैं जो है इस पे बेस्ड, अगर आपको इस लॉ में कोई भी दिक्कतें आई हों, कोई भी दिक्कतें, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको ना समझ में आई हो कि हाँ सर ये वाला लॉ मुझे नहीं समझ में आया, इसको जो मुझे और अच्छे से समझाइए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मुझे बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस बताऊंगा तो शायद उससे अच्छा क्लियर हो सकता है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो ठीक है, आप क्वेश्चंस अपनी बुक से जो है कोशिश करिए, ठीक है, और नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, तो मैं एक वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे बेस्ड क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस को करा दूंगा, और क्वेश्चंस करा दूंगा तो आपको ये लॉ जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं और ख़त्म करता हूं। जो अगर आपको कोई भी दिक्कतें हों तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद क्वेश्चंस, लेकिन आपके कमेंट्स आएंगे तब, और नहीं आएंगे तो मैं जो है अगले टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। ठीक, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।